दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। जहां हम बात करेंगे आज सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो सब्जेक्ट है उसके अंदर का एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि क्या है भारत का संविधान और क्या उसके सेलिएंट फीचर हैं। तो भारत के संविधान की जब आप किताब देखते हैं तो आपको अक्सर ये लगता होगा कि ये किताब में इतने सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं। तो क्या ये संविधान भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये भारत का लिखित सबसे लंबा संविधान है और उसके कारण है हमारे देश में बहुत सारी विविधता है, जैसे धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति सब अलग-अलग है। यहाँ केंद्र और राज्य दोनों के अलग-अलग शक्तियां दी गई हैं। और तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, मौलिक अधिकार। दूसरा, नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। और तीसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। ये तीनों का समावेश होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन और बड़ा हो गया है। इसके अलावा यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत, नगर पालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, इन सब के विस्तृत मतलब एक्सप्लो बहुत सारे प्रावधान उसमें दिए हुए हैं। इसकी वजह से हमारा संविधान बहुत लंबा लंबा है। जब हमने संविधान लेकर के आए थे तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। अब लगभग 470 या उससे ऊपर होंगे, जितना मुझे अभी तक मालूम है या याद है। और 12 शेड्यूल हो गए हैं। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं उनके संविधान में। कनाडा में लगभग 150। तो बात अब आती है दूसरे पॉइंट की कि क्या भारत का संविधान बहुत रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। तो जब हम रिजिड की बात करते हैं यानी कठोर संविधान की बात करते हैं, तो कठोर संविधान के कुछ बिंदु हैं, ऐसे ही लचीले में भी कुछ बिंदु हैं। तो भारत का संविधान दोनों का मिश्रण है, लचीला भी है और रिजिड भी है, मतलब कठोर भी है। तो एक एक करके हम उन बारे में समझते हैं। मगर सबसे पहले रिजिड में जो चीजें होती हैं, ये संविधान में आपको कोई बदलाव करना है, किसी हिस्से को आपको बदलना है, तो वहां पे एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो कि बहुत मुश्किल से हो पाती है। यानी कि कहें तो आपको जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। मतलब जो जो प्रोसेस है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। राज्यों से भी आपको मंजूरी चाहिए होगी। अगर आप बात करें 368 आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडमेंट होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे ही प्रावधान हैं। तो इसके ऊपर बात करते हुए एक हम स्पेशल केस लेते हैं, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। तो इस केस में ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा संसद को संविधान संशोधन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। हुआ ये कि इंदिरा गांधी ने 39th अमेंडमेंट लेकर के आई, जिसको जुडिशियल रिव्यू से बचाने की कोशिश की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने जब जुडिशियल रिव्यू किया और उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसको हटा दिया, निरस्त कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अ, इस पे 39वें संविधान संशोधन पे कहा कि यह संशोधन इस उद्देश्य से लाया गया था कि इंदिरा गांधी का चुनाव जो है उसको वैध ठहराया जाए और प्रधानमंत्री के चुनाव और न्यायिक समीक्षा को रोका नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है उसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर की उल्लंघना या फिर उल्लंघन ना किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जहां पे हमारे बात होती है फेडरल और यूनिटरी, यानी कि एकमत है, एकात्मक है या संघात्मक है। तो जब संविधान की बात करते हैं तो ये हमारे भारत का संविधान दोनों का मिश्रण है। अब बात होती है कि संघात्मक है तो क्या उसकी खास बातें होंगी। तो संघात्मक का मतलब हुआ कि राज्य और केंद्र के बीच की शक्तियों का बंटवारा। 7th शेड्यूल में यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है। ऐसे ही एक स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बात की गई है। भारत का संविधान लिखित संविधान है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन, आर्टिकल, किसकी कौन सी पावर है, कहाँ से वो डिराइव कर रहे हैं, वो सारी लिखी हुई हैं। और चौथा पॉइंट है कि जो संविधान है वो ही सर्वोच्च है। इसलिए इसे कहेंगे कि ये
कैसा संविधान क्या चीज ये दिखाता है? ये दिखाता है कि ये फेडरल फीचर्स हैं। अब बात करते हैं यूनिटरी एकात्मक संविधान की जो होते हैं उसमें क्या क्या बातें क्या विशेषताएं हैं। तो आपातकाल लगने पर सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। अब दूसरा पॉइंट आप समझिए, तो जैसे गवर्नर है, तो गवर्नर जब जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति मतलब उसको जो पद दिया जाता है वो राष्ट्रपति ही देते हैं, ये भी सेंटर के पास है। केंद्र अगर चाहे तो राज्य कोई कानून बनाए उसको अस्वीकार कर सकता है, आर्टिकल 200 में दिया हुआ है, 200 में। और इसके साथ ही जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस आईपीएस, ये सब केंद्र के नियंत्रण में है। तो इसलिए हमारा संविधान दोनों तरह से मिक्स्ड है। अब बात करते हैं एक केस की, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संघवाद है यानी कि फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नहीं छेड़ना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है। वो बताती है कि इसका मतलब है कि केंद्र राज्य की सरकारों को अपनी मनमानी नहीं करने देगा। अ, मतलब कि जो जो केंद्र है वो राज्य की सरकार को मनमानी तरीके से नहीं गिरा सकता। मैं थोड़ा गलत बोल गया था। जो राज्य सरकार है वो भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती, और केंद्र सरकार है, ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट में आपने अचानक से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो उस और अगर प्रेसिडेंट रूल लगता भी है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, यानी जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। तो इस बारे में बात की गई है इस फैसले में, इस खासकर जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की गई है। तो ये केस आप याद रखिएगा जब भी फेडरल और यूनिटरी यानी एकात्मक और संघात्मक की बात आए, तो एसआर बोमई केस आप रेफरेंस में लिख सकते हैं या बता सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि हमारी जो 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 गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट ज्यादा शक्तिशाली है या प्राइम मिनिस्टर। तो हमने जो अपना सिस्टम लिया है संविधान में, कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने अपनाया है, जिसमें इस सिस्टम में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो देश का संवैधानिक या नाम मात्र का ही प्रमुख होता है, नॉमिनल हेड होता है। और जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्री परिषद है वो रियल एग्जीक्यूटिव होती है। तो ये हमारे काम करने का तरीका है जो इंडिया ने अपनाया है। आप अमेरिका में देखेंगे प्रेसिडेंट वाला सिस्टम है, तो वहां पे प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं सब कुछ। अब बात आती है कि इसमें कौन सा केस हम लिखें। तो इसमें केस है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे ही करेंगे। यानी राष्ट्रपति आदेश देता तो है लेकिन निर्णय प्रधानमंत्री और उनके मंत्री ही लेते हैं, वही उनको सुपरवाइज करते हैं। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह इसको पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान का दिल है, दिल कहलाता है, नहीं, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हमने लिया है हमारे अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। यानी हमारी जो जो नजरिया था कि बिल ऑफ राइट्स कहाँ से लिया जाएगा, तो वो अमेरिका से हमने लिया, और अमेरिका में 1791 में बिल ऑफ राइट्स लाए गए थे। अब बिल ऑफ राइट्स को लाने का कारण क्या था? तो उसका कारण था कि सरकार अपनी मनमानी से अ, लोगों को दबाए नहीं। ठीक है, इस तरह हमारे संविधान में भी आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है, जो हर व्यक्ति की स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी के बारे में बात करता है। तो इसको हमने वहां से लिया, और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति को राज्य के अत्याचार से बचाना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना और हर नागरिक को न्याय और समान अवसर देना। तो ये तीन मुख्य बिंदु हैं जो हमारे गोल है कि क्यों हम फंडामेंटल राइट्स लेकर के आए हैं। इसी पर बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेनका गांधी का, जिसने एक टर्निंग पॉइंट रहा है फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल्स पे। तो मेनका गांधी का केस ये है कि उनका जो पासपोर्ट है
वो बिना कारण जब्त कर लिया गया था। उन्होंने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत केस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं है बल्कि गरिमा के साथ जीना है, और यह भी कहा कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 फ्रीडम के को साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए, यानी कि अब किसी को बिना उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, कि आप जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो करोगे, प्रोसीजर देखोगे, उसके हिसाब से काम करोगे। इसके अलावा मौलिक अधिकार नागरिक और राज्य के बीच संतुलन बनाते हैं। ये हमें संविधान की असली शक्ति का एहसास कराते हैं, और यही अधिकार भारत के लोकतांत्रिक और मानवीय मानवीय राष्ट्र बने हुए हैं। अब बात करते हैं डीपीएसपी की, जहां पर जिसका मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जो संविधान का नैतिक मार्गदर्शक है यानी मॉरल कंपास है। अब जब ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन हुआ था इसका आयरलैंड से, वहां से हमने इसको देखा और अपने संविधान में इसे लेकर के आया। उसमें चौथे भाग में आर्टिकल 36 से 51 तक दिया हुआ है। इस पे बी आर अम्बेडकर का कहना है कि फंडामेंटल राइट्स व्यक्तियों के लिए हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल समाज के लिए हैं। जब भी आप देखते हैं कि इलेक्शन होता है या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो उसमें किस चीज़ को फेमस खास तौर पे दिया जाता है, किस पे ज़्यादा एफर्ट रहता है कि नौकरी देंगे, सोशल जस्टिस लाएंगे, इक्वालिटी लेकर के आएंगे, इकोनॉमिक वेलफेयर लेकर के आएंगे, हम रोड्स बनाएंगे, हम स्कूल्स बनाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आती हैं, जिसको एक कहें तो कल्याणकारी राज्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरणा देता है। न्यायालय, और अगर ये नहीं फॉलो हो पाता है या नहीं पूरा हो पाता है तो इसके लिए आपको न्यायालय में जाकर के लागू कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नॉन जस्टिकेबल राइट्स हैं, इसे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता है। बात कर रहे हैं डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, जबकि फंडामेंटल राइट्स अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ऊपर कौन सा केस है जो बहुत फिट बैठता है। वो है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। यहाँ पे बात होती है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में संतुलन बनाएगा। सरकार हमेशा चाहेगी कि आपको जो हम देना चाहते हैं, जो जो ढांचा देना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, या आप कई सारी चीजें देख लिए, उसमें सरकार चाहती है कि हम डीपीएसपी पे ज्यादा फोकस करें, फंडामेंटल राइट्स पे नहीं। तो इस केस में यही हुआ कि वहां पे दोनों का संतुलन बनाया गया और बताया गया कि देखिए आप फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं एनक्रोच कर सकते, डीपीएसपी को भी आपको देखना है और फंडामेंटल राइट्स को भी आपको देखना है, तो दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। एक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है यानी फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा समाज के कल्याण की, तो दोनों दोनों का मिश्रण लेकर के सरकार को बनाना काम करना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं हम लोग कि जुडिशरी के बारे में। तो आपको क्या लगता है जुडिशरी स्वतंत्र है? क्या सच में स्वतंत्र है? वो आराम से काम कर पाते हैं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? तो इस पे बात करते हैं। तो जो न्यायपालिका, कहा गया कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना चाहिए ताकि सरकार या सांसद संसद का कोई दबाव ना रहे उस पर, हर व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय दे सके। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात होती है। और इसके ऊपर एक बहुत फेमस केस है, केशवानंद भारती केस, स्टेट ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये केस भारत के संविधान के इतिहास का मील का पत्थर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता, और जो जो यहीं से ही बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन स्टार्ट हुई, और उसी में बताया गया कि जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो एक बेसिक फीचर है। इस पर जब भी कोई कानून बनेगा तो उसके ऊपर अगर अगर जुडिशियल रिव्यू चाहिए तो वो जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट बनाया गया जुडिशरी को, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना रहे। और अगर आप कंक्लूजन समझें तो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, और यही स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं हम लोग सेक्युलरिज्म की। तो सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता, वो क्या है? एक्चुअली में हमारे संविधान में कहा जाए तो ये सेक्युलरिज्म एक
आत्मा की तरह काम करती है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है राज्य का किसी धर्म से ना जुड़ना, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना। मतलब कि राज्य ना किसी धर्म को बढ़ावा दे और ना किसी धर्म के खिलाफ हो। इस पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का समान सम्मान और आदर। अब सेकुलरिज्म भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है जहां सब धर्मों राज्य सब धर्मों को समान रूप से मान्यता दे दे। नेगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब है कि राज्य धर्मों को पूरी तरह अलग रखता है, जैसे फ्रांस और अमेरिका में रखा जाता है, और हमारे देश में इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म के ऊपर बात होती है। नेक्स्ट, इसके ऊपर कौन सा केस है उसके बारे में समझते हैं। तो इसके ऊपर भी एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है का केस है। उस पे अगर बात करते हैं तो ये होता है कि जो एस आर बोमई साहब थे वो जो है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, ये कह करके, सेंटर ने ये कह के बर्खास्त कर दिया कि उन्होंने धर्म के आधार पर राजनीति की और उनकी पार्टी ने राज्य में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन किया। भाई जब ऐसा हुआ तो एस आर बोमई साहब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और केंद्र सरकार ने इस समय 356 के तहत उनकी सरकार को भंग कर दिया था। तो बात यूं ही सुप्रीम कोर्ट में कि क्या जो संवैधानिक मशीनरी है वो विफल हो गई है? क्या केंद्र सरकार किसी राज्य की सरकार को केवल ये कह के बर्खास्त कर सकती है कि वो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रही है, सेकुलरिज्म के खिलाफ काम कर रही है? और क्या इस तरह की राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन है कि नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कहा कि सेकुलरिज्म, जो धर्मनिरपेक्षता है, वो भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई राज्य सरकार धर्म के नाम पर भेदभाव करती है या धर्म की राजनीति का आधार बनाती है तो राष्ट्रपति उसे 356 के तहत भंग कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति की शक्ति असीमित नहीं है। ऐसे फैसलों की न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू भी होगा, जिससे कि ये तय रहे कि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग ना हो। इस केस में भारत में यह सिद्ध कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता केवल एक शब्द नहीं है बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सिटीजनशिप की। तो भारत में क्या लगता है सिटीजनशिप किस किस टाइप की है, सिंगल या डुअल? देखिए, भारत में तो सिंगल सिटीजनशिप है, और इसका मतलब है सिटीजनशिप ये तय करती है कि कौन भारत का सदस्य है और किसे अधिकार प्राप्त है। और इसका जो नागरिकता का जो अर्थ है ये बताता है कि नागरिकता वह कानूनी स्थिति है जो किसी व्यक्ति को राज्य का सदस्य बनाती है और उसे संवैधानिक अधिकार प्रदान करती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 में दिया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो सिटीजनशिप कितने टाइप की होती है, जैसे सिंगल और डुअल। तो इंडिया में सिंगल है और यूएस में डुअल है। तो आप इतना लिख सकते हो किसी एग्जाम अगर आता है कहीं पर। इसके अलावा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखें तो भी हाल फिलहाल 5 साल पहले ही 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। केस की बात करें तो प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का केस है। यह केस नागरिकता और निवास आधारित आरक्षण से जुड़ा था। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत एक एकल नागरिकता वाला देश है, इसलिए शिक्षा या नौकरियों में राज्य आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस फैसले ने यह सिद्ध किया जब किया कि सबसे पहले इंसान भारतीय है, उसके बाद फिर वो राज्य का निवासी है। तो इस जब सिटीजनशिप की बात आती है तो आप ये केस कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का। उसका मतलब है कि नागरिक का वयस्क अधिकार, जो आप सब लोगों ने देखा होगा और जा करके आप वोट करते हो। तो इसका मतलब है एडल्ट फ्रेंचाइज का बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, संपत्ति
या शिक्षा के भेदभाव के मतदान करने का समान अधिकार होना। भारत में यह सिद्धांत लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि यही नागरिकों को शासन शासन का भागीदारी भागीदारी देता है। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, हाँ बिल्कुल है। 326 में यह दिया गया है कि जो आयु है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और वो वोट दे सकता है। और अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो वो पहले इसकी उम्र 21 थी वोट देने की। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको 18 वर्ष कर दी गई। शायद 1988 में किया गया था ये। आप देख चेक कर लीजिएगा, मुझे इतना ही याद है। नेक्स्ट आता है कोई केस हो। यस, एक केस है जिसका नाम है PUCL यानी पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मतदान का अधिकार लोकतंत्र का सबसे मौलिक हिस्सा है और नागरिक को यह अधिकार स्वतंत्र रूप से मिलना चाहिए। यानी वोट देना केवल अधिकार नहीं बल्कि नागरिक का कर्तव्य भी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अब इसका महत्व के बारे में भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, जैसे कि समानता और स्वतंत्रता का प्रतीक है वोट देना। भारत को दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाता है, इतने सारे लोग वोट करते हैं, इतनी बड़ी मशीनरी है। उसके साथ जनता जो है वो सरकार चुनने में सक्षम होती है, जनता के द्वारा चुना जाता है और वो शक्ति प्रदान करता है। और इसके साथ ही साथ इमरजेंसी प्रावधानों के बारे में भी अब हम बात करेंगे, सॉरी, इमरजेंसी प्रावधानों के बारे में। अ, तो इमरजेंसी प्रावधान है का मतलब है कि जब देश की सुरक्षा व्यवस्था या संविधान ढांचा खतरे में हो तो केंद्र सरकार को असाधारण शक्तियां प्रदान की जाती हैं। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका मेन मकसद ये है कि किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसीज हैं, क्या प्रोविजंस हैं। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, मगर अभी हम संक्षिप्त में, शॉर्ट में समझ लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह हो। उदाहरण के लिए 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल। सेकंड है राज्य का आपातकाल यानी प्रेसिडेंट रूल, जो कि आर्टिकल 356 में है, जब किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाए, जैसे SR बोमई वाला केस आपको याद आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसमें हुआ कि आर्टिकल 360, जब देश को आर्थिक स्थिरता खतरे में दिखाई दे, यानी पैसों का लेन देन या पैसों पे कुछ ऐसा आ गया हो, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। तो अब तक ये कभी लागू नहीं हुआ है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आप केस देखेंगे तो एक केस है बहुत फेमस इमरजेंसी के ऊपर, कई केसेस हैं, उसमें से एक फेमस केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975, जो पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया छोटे तौर पे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपातकाल घोषित कर दिया गया था, जिसमें नागरिक की स्वतंत्रता पे गंभीर प्रभाव पड़ा था। दूसरा केस था मिनर्वा मिल वाला, जहाँ जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपातकाल के दौरान संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक और केस था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। यहाँ पर जो हेबिस कॉर्पस है उसके थ्रू ये केस गया था और 1975 में आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया गया था। तो ये सारी वो केसेस हैं जिनको आप कोट कर सकते हो इमरजेंसी प्रोविजन में। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन की जब बात करते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या कराता है हमारे यहाँ पे, पूरे इंडिया में स्टेट हो या फिर सेंटर हो, उसके इलेक्शन कराता है। उसको क्या होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतलब चुनाव कराने के लिए निर्धारित किया गया है। इसी उद्देश्य से संविधान में स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है। और अगर बात करें तो प्रोविजन कहाँ दिए हैं, तो प्रोविजन दिए हैं 324 के तहत दिए गए हैं, जहां चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जो राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर केस की बात करें तो केस है आपका TN शेषन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे TN शेषन, उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव आयोग केवल उन्हीं के निर्णय में नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 324 के अनुसार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर सभी समान अधिकार रखते हैं। और इस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि
चुनाव आयोग एक सामूहिक संस्था संस्था है। एक्चुअली में हो क्या रहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनके आपस में ही द्वंद होने लगे कि कैसे इलेक्शन होगा, क्या होगा। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। एनीवे, थैंक यू आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए। और आगे भी हम और भी टॉपिक लेकर के आएंगे, हालांकि ये टॉपिक बहुत लंबा था। आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, समझिए। मैं पढ़ाने कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी सारे टॉपिक्स को कवर करता हूँ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।